So today we are going to talk about the anatomy of the middle ear and the physiology of sound. This is going to be a little long lecture, पर आप लोगों को बिल्कुल भी बोरियत ना हो. That is my interest. We have already seen the external ear, the pinna, the external auditory canal, and the entire anatomy and functioning of tympanic membrane in the last two videos. If you haven't seen them yet, I would request you to see them first before we go on to this video, because इसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लास्ट टाइम की वीडियो से बस टेक फॉरवर्ड करने वाले हैं. दिस इज वन ऑफ दोज रेयर टॉपिक्स दैट आई लव टू टीच इन द क्लासरूम, क्योंकि जो एनाटॉमी ऑफ मिडिल ईयर है वो 3 डायमेंशन में पढ़ना जितना अच्छा लगता है उतना शायद आपको वीडियो के अंदर में 2 डायमेंशन में पढ़ने में मजा ना आए. बट वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड थिंग्स एज एंड हाउ दे कम. This is the video that you have already seen last time, that this is the just the color coding for the ear. We are now today going to talk about the color that has been coded with purple, that is the middle ear. Now most of the otologists will talk about something called as middle ear cleft. ये आगे एक word add कर देते हैं, middle ear cleft. What is this cleft? बेसिकली क्या होता है कि मिडल ईयर कैविटी जो है इसमें 3 थिंग्स आती हैं. वन इज योर middle ear proper, that is the middle ear cavity. Okay, second is your eustachian tube, and third जो यहाँ पे दिख रहा है हमको, and third is your mastoid air cells. तो ये तीनों चीजें क्या है, इंटरकनेक्टेड है. जो हमारा मिडल ईयर है उसके एंटीरियर वॉल पे यूस्टेशियन ट्यूब है और पोस्टीरियरली मैस्टॉइड है. तो ये तीनों चीजें डेवलपमेंटली एक ही पाउच से बन रहे हैं और देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड टू बी वन सिंगल फंक्शनल यूनिट. और इसमें से कोई भी यूनिट में प्रॉब्लम होगा दूसरा अफेक्ट होगा ही होगा. जैसे अगर यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो गया तो मिडल ईयर के अंदर में प्रॉब्लम होगा, मैस्टोइडाइटिस भी हो सकता है. मैस्टॉइड एयर सेल्स अगर खराब हुए तो आपका ऑफकोर्स मिडल ईयर के अंदर में इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है. मिडल ईयर हुआ तो ऑफकोर्स वो तो दोनों जगह जाएगा ही, मैस्टॉइड और यूस्टेशियन ट्यूब में. सो कहने की बात यह है कि द कनेक्शन बिटवीन द 3 इज इनएविटेबल, एंड आपका इन्फेक्शन तीनों को इन्फेक्ट करेगा. इसीलिए इन तीनों को हम साथ में पढ़ते हैं, दैट इज मिडिल ईयर क्लेफ्ट. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मिडिल ईयर कैविटी प्रॉपर, and then subsequently when we will take some diseases we will talk about eustachian tube and about the mastoid air cells. One more thing that I want to tell you is that this is the eustachian tube only जो हमारा नोज और ईयर को भी कनेक्ट कर रहा है. तो हमारा नोज और थ्रोट तो कनेक्टेड था नेजोफैरिंक्स के साथ में, लेकिन नोज और ईयर जो है वो भी कनेक्टेड है थ्रू द eustachian tube. So therefore again it is of prime importance to understand this anatomy clearly. Now when before going ahead let us just see what we, ये जो आपका पार्ट है ना इसको हम थोड़ा सा और मैग्नीफाई करके और अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस चीज को कि हम आज क्या बेसिकली देखने वाले हैं. What you can see over here is that this is the tympanic membrane, right? The tympanic membrane is at an angle of 55 degree with the horizontal. तो ये थोड़ा सा curved है tympanic membrane, और ये आपका मिडल ईयर बनेगा. और मिडल ईयर की जो ये वाली वॉल है, that is your medial wall of the middle ear, is continuous with your inner ear, और जिसको हम कहते हैं labyrinth. तो ये हमारा है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और ये है हमारा ओटोलिथ ऑर्गन, और ये है हमारा कॉक्लिया. तो कॉक्लिया का जो फर्स्ट टर्न होता है दैट इज कॉल्ड एज द बेसल टर्न ऑफ कॉक्लिया. बेसल टर्न ऑफ कॉक्लिया, that is making one projection on the medial wall. This projection is called promontory. We will see this in detail. And so is the lateral semicircular canal. तो ये जो आपका lateral semicircular canal है ये भी यहाँ पे एक बल्ज बना रहा है जो हमारा फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज के जस्ट ऊपर होगा, बल्ज ऑफ लेटरल सेमिसर्कुलर कैनाल. सो हमारा एक तरफ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और एक तरफ से इनर ईयर दोनों कंप्रेस कर रहा है मिडल ईयर को, और इसी वजह से जो हमारा सबसे मिडल पार्ट है मिडल ईयर का, दैट इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द मिडल ईयर. सो हमारा मिडल ईयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. जो पार्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर है वो हो गया हमारा एपिटिम्पैनम. सो व्हाट एम आई गोइंग टू राइट ओवर हियर, दिस इज योर, if I will draw a line, then this is your epitympanum, and if I draw a line here tympanic membrane के नीचे, then this becomes your hypotympanum, and then your most middle part that becomes your mesotympanum. All right, so which is the narrowest part? Mesotympanum is the narrowest part, and it is just nearly 2 millimeters. इतना कम जगह है वहां पर, just 2 millimeters.
If somebody asks you what is there in the epitympanum, we can see from here the head of the malleus, the short process of the incus, and the mucosal folds that is there in the epitympanum. And what is there in the hypotympanum? Nothing. It is just communicating with your eustachian tube, and that is your hypotympanum. The narrowest part of middle ear कौन सा हुआ? Mesotympanum. और कितना होता है? Approximately 2 millimeters. So just imagine the fine work that the ear surgeons do. They're working in a space of 2 millimeters. All right. So it is extremely important to understand how microscopic this work is going to be. If we have understood this, let us go ahead and take off from where we had left in the last time. This is, if you remember, was the 3-dimension. To get oriented, tympanic membrane हमारे बाहर की तरफ है, तो ये lateral part हो गया और ये हो गया हमारा medial part जहां पे हमारा footplate of stapes है. 3-dimension के अंदर में हमारे ये ossicles लगे हुए हैं. So this is your malleus, this is your incus, and this is your stapes. It is called stapes, not stapes. Okay, so stapes, so malleus, incus and stapes, these are the smallest bones of the body but very very strong bones. और इसमें से भी सबसे छोटी कौन सी है? तो है stapes. So the smallest bone in the entire body is stapes. All right, before going ahead we will understand कि इनके बीच में ये joint बना हुआ है. This first joint is malleolo-inguinal joint and the second joint is incudostapedial joint. All right, ये दोनों ही joint कैसे joint है? They are synovial joints, and they have got synovial fluid within them because there is going to be movement between them. All right, क्योंकि इनके बीच में movement होने वाला है, तो we need a joint capsule. Very importantly, where do these get blood supply from? Malleus के through and stapes के through. All right, so the blood will come from here. The most common ossicle to get necrosed is your incus. और incus के अंदर में भी ये वाला जो part है, this is called as the lenticular process of incus. This is the most common ossicle to get necrosed. All right, in case of cholesteatoma or trauma or whatever reason, this is the most common bone to get necrosed. Most common bone to undergo otosclerotic changes or sclerotic changes is your stapes. All right, so stapes के अंदर में otosclerosis सबसे common है. So can we just write these things down? Can we write these things down? I think we will. Let us try and write these things down. So most common नेक्रोसिस अगर हम देखें तो नेक्रोसिस किसमें दिखता है? लेंटिकुलर प्रोसेस ऑफ इनकस, लेंटिकुलर प्रोसेस ऑफ इनकस के अंदर में. एंड मोस्ट कॉमन अगर हम बात करें ओटोस्क्लेरोसिस की, तो वो किसमें दिखता है? इन द स्टेपीज. और स्टेपीज के अंदर में भी किसमें? फुटप्लेट के अंदर में. और फुटप्लेट के अंदर में भी अगर कोई पूछे स्पेसिफिक एमसीक्यू, देन फिस्टुला एंटीफेनेस्ट्रम. ऑलराइट, वी विल सी दिस व्हाट इज फिस्टुला एंटीफेनेस्ट्रम व्हेन वी अंडरस्टैंड स्टेपीज के पार्ट्स. All right, what is the kind of joint? It is a synovial kind of joint. All right, now movement of axis of movement कहां पर होता है? That is the last thing that you must understand. जो हमारा tympanic membrane के ऊपर जब sound आएगा, तो tympanic membrane will move in and out. When the tympanic membrane moves in and out, the malleus will transmit the energy to incus and incus will transmit the energy to stapes. बट स्टेपीज इतना छोटा और इस तरीके से एक्सिस में है ना, दिस मूवमेंट, क्योंकि ये इनकस का लेंटिकुलर प्रोसेस है, वहीं पे स्टेपीज है, तो ये एक यूनिट की तरह मीडियल और लेटरल जाएगा. whereas this will have a movement along the axis. So the axis of movement is between the malleus and the incus long process. So the axis is between malleus and incus, and this long process of malleus and incus. तो हमारा जो लीवर बनता है, जैसे सीसॉ है ना, झूला है, तो झूले के बीच में एक है एक्सिस, लीवर है जिसका इधर जाएगा या इधर जाएगा. वैसे ही यहाँ पे हमारा एक्सिस कहाँ पे है? बिटवीन द मेलियस एंड द इनकस. सो बिटवीन द मेलियस एंड द इनकस इफ योर एक्सिस इज, then what will happen that the sound will travel, the liver will be between malleus and incus. Now if you say that malleus का जो हैंडल है और incus का जो हैंडल है,
ये नियरली सेम साइज के हैं. द डिफरेंस इज ऑफ हार्डली 1.5 mm जितना ही डिफरेंस है, उतना भी नहीं है एक्चुअली. द डिफरेंस इज सो लेस. So the ratio of between the two is nearly 1 to 1.3 times. That's it. The ratio of the long process of incus versus the handle of Malleus. So that is called as the liver ratio. We will see this when we do the physiology again. All right. Now let us take each ossicle one by one and understand in detail. The first ossicle we will take is Malleus. All right. So Malleus के अंदर में अब क्या क्या इंटरेस्टिंग पार्ट है. ये तो हो गया इसका फैसेट फॉर आर्टिकुलेशन विथ द इनकस. तो यहाँ पे आपका इनकस आएगा. सो ये आपका मेलियस का हेड हो गया, मेलियस का नेक हो गया. जो ये जो पार्ट आ रहा है ये नेक ऑफ मेलियस हो गया. और यहाँ पे आपका एंटीरियर प्रोसेस है जहां से एंटीरियर म्यूकोजल और मेलियोलर फोल्ड निकलता है. ये लैटरल प्रोसेस है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे अटैच होता है. और ये हैंडल ऑफ मेलियस या इसको मेनुब्रियम ऑफ मेलियस कहते हैं. हर एक पार्ट का इंपॉर्टेंस है वो हम समझते हैं. क्या सबसे पहले तो हम आते हैं हेड ऑफ मेलियस के अंदर में. हेड ऑफ मेलियस हमने अभी जस्ट देखा था कहां होता है, एपिटिम्पैनम के अंदर में. एपिटिम्पैनम के अंदर में इट इज वन ऑफ द लास्ट बोन्स टू गेट नेक्रोज्ड. और यूजुअली जब हम कोलेस्टिटोमा की बात करते हैं तो स्टेपीज, फुट प्लेट और हेड ऑफ मेलियस ऐसे दो बोन्स होते हैं जो नॉर्मली हमें मिल जाते हैं. उनके कुछ रेमिनेंट्स भी हमें मिल जाते हैं. सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बोन, नंबर वन. नंबर टू, द नेक ऑफ मेलियस एंड आपका यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो अटैच होगा, ये स्पेस आपकी जो बनती है, दिस इज कॉल्ड एज द Prusac space. We had just seen it last time also. This is called as the Prusac space. And Prusac space is the most common site of cholesteatoma. तो अगर ये आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और ये मेलियस है, तो ये जो स्पेस बन रही है बिटवीन द हेड, नेक एंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, pars flaccida, that is called as your Prusac space. All right. The anterior process gives attachment to the anterior malleolar fold, and on the opposite side you will have the posterior malleolar fold. So if this is your tympanic membrane, तो यहाँ पे आपका आएगा anterior malleolar fold, यहाँ पे आपका आएगा posterior malleolar fold, और ये आपका बनाएगा handle of Malleus. और यहाँ पे जो attachment होता है वही बनता है हमारा umbo. What is it called? Umbo, right? So there is no doubt in this. We have understood Malleus very well. All the parts of Malleus you must know to understand any kind of question that arises from it. It is a long bone, so the axis of movement is along its length. All right. The next bone that we will see is the incus. Incus के parts क्या क्या हैं? Incus के अंदर में कोई head नहीं है. डायरेक्टली इसकी बॉडी और एक इसकी बॉडी में से दो प्रोसेस, अगर ये इसकी बॉडी है जो मेलियस के साथ लग रही है, तो इसमें से दो प्रोसेस निकल रहे हैं. एक छोटा प्रोसेस निकल रहा है जिसको कहते हैं शॉर्ट प्रोसेस, और एक लंबा प्रोसेस निकल रहा है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग प्रोसेस. ऑलराइट. और इसी के एक कर्व आता है, इस कर्व को हम कहते हैं लेंटिकुलर प्रोसेस. लेंटिकुलर प्रोसेस हमने अभी जस्ट देखा था. मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस जो होता है वो लेंटिकुलर प्रोसेस के अंदर में होता है. ठीक है. Now about incus, what you should know, very commonly ये नेक्रोस होती है. Most of the times we don't find it also अगर कोलेस्टिटोमा बहुत एक्सटेंसिव या लॉन्ग स्टैंडिंग होता है तो. एंड दैट इज वाई जो हमारा रिकंस्ट्रक्शन है उसमें सबसे कॉमनली हम बात करते हैं इनकस रिकंस्ट्रक्शन की, या फिर टू मेक अ ब्रिज बिटवीन मेलियस एंड स्टेपीज. तो इसी के बेसिस के ऊपर में एक भाई साहब थे, मतलब वन ऑफ द सीनियर सर्जन्स हु इज कॉल्ड एज ऑस्टिन. ऑस्टिन ने हमको एक क्लासिफिकेशन दिया था ऑफ नेक्रोसिस ऑफ द ऑसिकल्स. तो उन्होंने कहा था भाई इनकस तो सबसे पहले ही एब्सेंट हो जाती है. इनकस अगर एब्सेंट है और मेलियस भी है, स्टेपीज भी है, तो ये तो हो गया ऑस्टिन क्लासिफिकेशन टाइप 1 जो सबसे कॉमनेस्ट है. मेलियस अगर एब्सेंट है और स्टेपीज अगर प्रेजेंट है तो ये हो गया टाइप 2. मेलियस प्रेजेंट है और स्टेपीज एब्सेंट है तो ये हो गया टाइप 3. और मेलियस भी एब्सेंट है, स्टेपीज भी एब्सेंट है, तो ये हो गया टाइप 4. तो अगर मेलियस एब्सेंट है, स्टेपीज एब्सेंट है, इनकस तो ऑलरेडी एब्सेंट है, दैट मींस ऑल द थ्री ऑसिकल्स आर एब्सेंट एंड यू विल हैव टू डू कंप्लीट ऑसिकुलोप्लास्टी. Whereas in this kind of a condition you will only have to make a bridge between Malleus and stapes, which we commonly do in type 2 tympanoplasties.
If this is the situation, malleus is absent and stapes is present, we put the graft directly on the stapes footplate, which is called as type 3 tympanoplasty. तो ये tympanoplasty, ossicular necrosis, all of this is related to the necrosis of incus first, then malleus, and then lastly we have stapes. अगर stapes erode हो गया, then stapes के बाद में सीधा inner ear आता है, तो there is a very good likelihood that the disease will go in the inner ear, causing labyrinthitis or spread of disease into petrous apex causing petrositis. तो इसीलिए ये समझना बहुत मुश्किल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑसिकल्स किस प्रकार से बिहेव करते हैं. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ऑसिकल, दैट इज योर स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, दैट इज योर स्टेपीज. स्टेपीज का ये वाला पार्ट इनकस के साथ बना रहा है आर्टिकुलेशन. दिस इज योर हेड ऑफ स्टेपीज. नेक ऑफ स्टेपीज, नेक ऑफ स्टेपीज पे अटैच्ड है आपकी एक मसल दैट इज कॉल्ड एज स्टेपीडियस. Stapedius muscle. There are only two muscles in the middle ear. One is your stapedius and the other is tensor tympani. Tensor tympani जो है वो अटैच होगी आपकी मेलियस के ऊपर में, हम अभी जस्ट देखेंगे 2 मिनट बाद में. और यहाँ पे आएगी आपकी स्टेपीडियस. एक है इसका एंटीरियर क्रूरा, एक है पोस्टीरियर क्रूरा, और ये है आपका फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज. दिस इज कॉल्ड एज द फुट प्लेट. और ये ओवल इन शेप है क्योंकि इसके पीछे जो विंडो है वो भी आपकी ओवल विंडो है. ठीक है. अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि जो आपका ओटोस्क्लेरोसिस है वो एंटीरियरली ज्यादा कॉमन होता है फुट प्लेट के, और इसी को हम कहते हैं फिस्टुला एंटी फेनेस्ट्रम. फेनेस्ट्रम यानी कि एंटीरियरली ज्यादा कॉमन है. पोस्टीरियरली बोन थोड़ी सी थिन होती है, इसीलिए जब हम स्टेपिडेक्टमी करते हैं तो हम जो ओपनिंग बनाते हैं वो हम यहाँ पे बनाते हैं पोस्टीरियरली, क्योंकि वहां पे थोड़ी आसानी से हमारा परफोरेशन हो जाता है. ऑलराइट, दिस इज योर स्टेपीज. What is the kind of joint between these bones? It is a synovial type of joint between incus and malleus, is a ball and socket type of joint. What kind of disease commonly do you see in stapes? Otosclerosis is common. And which is the most common bone to get necrosed? It is the incus. And उसमें से भी कौन सा वाला part? That is your lenticular process of incus. I think this is clear to all of you now. If this is clear, let us understand once again the orientation of these bones within the middle ear. All right. So let us go ahead to our next diagram, and we will understand this very, very, very important diagram. Please pay attention and understand. ये है आपका लैटरल पार्ट. ठीक है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिख रहा है हमको, और ये है हमारा मीडियल पार्ट, और ये हमको एक बल्ज दिख रहा है. इस बल्ज को हमने नाम दिया था प्रोमोन्ट्री. और आप मुझे बताओगे कि प्रोमोन्ट्री क्या है? प्रोमोन्ट्री के पीछे है हमारा कॉकलिया का बेसल टर्न. ये हमारा कॉकलिया है पीछे, तो उस कॉकलिया का बेसल टर्न है यहाँ पे, दैट इज द प्रोमोन्ट्री. ऑलराइट, तो अब हमारा ये सुपीरियर पार्ट है. ये एरो बता रहा है कि ऊपर की तरफ, दिस इज द सुपीरियर पार्ट. द रेड कलर इज योर टेगमेंट टिम्पेनाई, और ये आपका सेपरेट कर रहा है मिडल ईयर फ्रॉम मिडल क्रेनियल फोसा. तो ये है हमारा लैटरल, ये है हमारा मीडियल, ये है हमारा फ्लोर, ये है हमारा रूफ, और पीछे जो येलो कलर का दिख रहा है वो है हमारा पोस्टीरियर वॉल, पीछे की तरफ. और हम कहां से देख रहे हैं? हम आगे से देख रहे हैं, एंटीरियरली देख रहे हैं. राइट, सो दिस इज योर मेलियस. दिस इज योर मेलियस. तो अगर हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या दिखेगा हमें? दिस इज योर lateral process, this is your anterior process, this is the head of malleus. It is articulating with incus. incus का ये long process हो गया, और ये हो गया इसका short process, sorry, lenticular process. Where is the short process of incus? Short process of incus is behind here. So short process of incus, short process of incus is posteriorly, it is directed posteriorly. और जो पोस्टीरियर वॉल है वहां पे ये खड्डा बनाता है, जिसको हम, अगर मैं पोस्टीरियर वॉल यहाँ पे ड्रॉ करूं तो पोस्टीरियर वॉल के ऊपर में है एक एटिक, और यहाँ पे हमारा है एक खड्डा. ये खड्डा कौन बना रहा है? इनकस का शॉर्ट प्रोसेस. इसको हम कहते हैं फोसा इंक्विडिस. फोसा इंक्विडिस. तो फोसा इंक्विडिस कौन बना रहा है? इट इज द prominence of the short process of incus where posterior wall. So try to orient yourself. जो incus है उसका रोटेशन है थोड़ा सा, और उसका शॉर्ट प्रोसेस पीछे की तरफ है, और ये इसका लॉन्ग एंड लेंटिकुलर प्रोसेस है.
और ये है हमारा स्टेपीज, स्टेपीज का फुट प्लेट, ये एंटीरियर क्रूरा है, ये पोस्टीरियर क्रूरा है, यहाँ पे है हमारा ओवल विंडो. We can see the same thing over here in the diagram which is to your right side, where you can see that if this is the posterior wall, sorry medial wall, ये promontory आ गया हमारा, ये ओवल विंडो आ गया, ये राउंड विंडो आ गया, और ये हमारा पोस्टीरियर वॉल है. इसमें ये जो 5 नंबर दिया हुआ है, व्हाट इज दिस 5 नंबर? इट इज द additus to the antrum-mastoid air cell. Okay, now on the anterior wall, that is this, जहां से हम यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे हमें ये दिख रहा है anterior wall, ये एक मसल आ रही है, that is your tensor tympani. Tensor tympani is coming from the anterior wall just above the eustachian tube opening and it goes to over here. यहाँ पे हमारा एक projection है, this is called as processus cochleariformis. Processus cochleariformis. ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के ऊपर अटैच करके आगे आके मेलियस पे अटैच होगा. तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, पहले यहां जाएगा, यहाँ प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस से अटैच होके और फिर यहाँ एंटीरियर वॉल से निकलेगा. दिस इज योर टेंसर टिम्पेनाई. सो टू मसल्स इन द मिडल ईयर, टेंसर टिम्पेनाई and stapedius. Which muscles? Stapedius. All right, two muscles in the middle ear. Now what else is there? The most important, that is your facial nerve. Now here we can see this is the facial nerve. Facial nerve आ कहाँ से रही है? From the pons. It takes its first turn over here. It is called as the first genu. It becomes horizontal and then it takes its second turn. This is the second genu. जेन्यू का मतलब क्या होता है? घुटना, है ना, बेंट. सो जेन्यू वेलकम, जेन्यू वायरस, दैट मीन्स घुटने का कैसा ओरिएंटेशन है वैसे. एंड देन इट बिकम्स द वर्टिकल पार्ट. ओके, फेशियल नर्व का वर्टिकल पार्ट. यहाँ पे एक ये ब्रांच देती है, दैट इज योर कॉर्डा टिम्पेनाई, जो बाहर निकल जाती है. सो ये हमारी कॉर्डा टिम्पेनाई है, ये हमारा फेशियल नर्व जा रहा है, यहाँ से कॉर्डा टिम्पेनाई है जो बाहर निकल रही है एंटीरियर वॉल से, और ये जहां से बाहर निकलती है उस कैनाल को हम कहते हैं कैनाल ऑफ हगियर्स. ओके, सो इट वी से इट हग्स द एंटीरियर वॉल एंड देन सेज गुड बाय. सो हगियर्स, कैनाल ऑफ हगियर्स. ऑलराइट, सो दिस इज योर एनाटॉमी ऑफ द मिडल ईयर. सो अब हम एक काम करते हैं, हम सारी वॉल्स एक एक बार देख लेते हैं और उसके स्ट्रक्चर्स नोट डाउन कर लेते हैं. लेट्स डू इट. ऑलराइट, यू डू इट विथ मी. द फर्स्ट वॉल इज योर एंटीरियर वॉल. एंटीरियर वॉल, वेट अ मिनट. द फर्स्ट वॉल इज योर एंटीरियर वॉल. ठीक है, तो एंटीरियर वॉल पे हमें 3 चीजें दिख रही हैं. कौन सी 3 चीजें हैं? फर्स्ट इज योर टेंसर टिम्पेनाई. Second is your eustachian tube. This is your eustachian tube. And the third is your chorda tympani. That is your canal of Huggiers. Alright. यहाँ पे ही है आपकी carotid artery also, which is closely located to the anterior wall of middle ear. Now let's talk about anterior के बाद में हम जाते हैं. Let's go here. That is your lateral wall. ये हम इस तरीके से घूम लेते हैं. ठीक है. So lateral wall पे हमारे पास क्या है? Tympanic membrane. Large part is occupied by the tympanic membrane. But can you see a small part of bone here which is not occupied by the tympanic membrane? This bone is called as scutum. It is called as scutum. S-C-U-T-U-M. So scutum is the lateral attic wall. यानी lateral wall है और ऊपर है ना एटिक के अंदर में, एपिटिम्पैनम के अंदर में. एटिक क्या होता है? एटिक मतलब हमारे घरों में वो दुछत्ती होती है, समझते, परछत्ती, जहां ओवरहेड स्टोरेज रखते हैं हम, हमारे सर के ऊपर है. सो वो एपिटिम्पैनम एटिक है. तो ये वाली वॉल जो है हमारी, ये है स्कूटम. नाउ कमिंग टू द पोस्टीरियर वॉल. पोस्टीरियर वॉल पे क्या क्या है, हमने क्या क्या देखा है? वी हैव सीन देयर इज वन एडिटस. एडिटस इज अ नेचुरल ओपनिंग which communicates with the mastoid air cells. All right. Then we have seen vertical segment of facial nerve. So facial nerve का vertical segment है. All right. And we have seen fossa inquidis. What is fossa inquidis? Fossa inquidis was the depression made by the short process of incus. And we had seen pyramid.
पिरामिड क्या है? पिरामिड इज द ओरिजिन ऑफ स्टेपीडियस। तो स्टेपीडियस किससे निकल रहा है? दिस प्रोसेस, स्मॉल प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पिरामिड। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड एज पिरामिड। देन कमिंग टू द मीडियल वॉल, ये है हमारी मीडियल वॉल। सो मीडियल वॉल पे हमें क्या क्या दिख रहा है? मीडियल वॉल पे हमें दिख रहा है हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ फेशियल नर्व। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ फेशियल नर्व दिख रहा है हमको। हमें ओवल विंडो दिख रहा है जिसके ऊपर लगा हुआ है फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज। हमें प्रोमोन्ट्री दिख रही है और प्रोमोन्ट्री के नीचे दिख रहा है हमें ये ओपनिंग, दैट इज योर, सॉरी आई विल राइट इट हियर, दैट इज योर राउंड विंडो, दैट इज योर राउंड विंडो। और हमें एक दिख रहा है प्रोसेसस कॉक्लियरी फॉर्मिस, जो हमारा क्या था? अटैचमेंट दे रहा था टू द टेंसर टिम्पेनाई मसल। Then coming to the roof, roof is separating it from the middle cranial fossa and floor के जस्ट नीचे ये क्या है? 11 नंबर, ये है हमारी जुगुलर वेन। सो जुगुलर bulb with jugular vein, jugular vein. All right, so this is your entire three-dimensional anatomy of the middle ear. तो अगर हम इन पर्सन होते, मैं आपको इस कमरे के अंदर बताता कैसा है। दिस इज द लैटरल वॉल, यहां से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ रहा है, यहाँ पे हमारा प्रोमोन्ट्री है, ये हमारा रूफ है, ये हमारा फ्लोर है, मेरे पीछे जो है वो वर्टिकल सेगमेंट ऑफ फेशियल नर्व है, और आप जो है वो आप खड़े हैं ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब से आप देख रहे हो सब कुछ। ठीक है, सो दिस इज हाउ द एनाटॉमी ऑफ मिडल ईयर इज। If you have understood this three-dimension anatomy of the middle ear, let us complete the whole thing, because I'm sure looking at this diagram एक क्वेश्चन तो आपके मन में आया होगा। वो क्वेश्चन ये है कि ये प्रोमोन्ट्री के ऊपर में ये बेलें क्या है? व्हाट इज दिस झाड़ फूक ऑन द प्रोमोन्ट्री? This is the plexus of nerves formed by mainly the ninth cranial nerve, that is your Jacobson's nerve. So now let us understand ये nerve supply of the ear, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी nerve supply क्या है। मैंने अभी तक आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि जो nerve supply पिन्ना से आ रही है वही tympanic membrane तक भी जा रही है, तो I wanted to cover the whole thing together. Now कलर कोडिंग रखते हैं तो इट बिकम्स इजियर। द आउटर पार्ट ऑफ द पिन्ना, ये वाला जो पार्ट है हमारा पिन्ना का, दिस पार्ट इज सप्लाइड बाय विच नर्व? बाय द ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व इज कमिंग फ्रॉम द नेक C2 C3। और कई बार जब हम नेक डिसेक्शन करते हैं, पैरोटिड सर्जरी करते हैं, तो ये ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व कट जाती है एंड पेशेंट्स विल टेल वी डोंट हैव एनी सेंसेशंस इन दिस पार्ट ऑफ द पिन्ना, वेरी कॉमन। देन कमिंग टू दिस पार्ट, जो थोड़ा अंदर का पार्ट है पिन्ना का ही, टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मीएटस, ये जो ग्रीन कलर है ये है आपका ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व और द फिफ्थ नर्व। नाउ वी रिमेंबर द एंटायर फेस इज सप्लाइड बाय द ट्राइजेमिनल नर्व। सो यही ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व आपकी अंदर तक भी जाती है, सुपीरियर पार्ट ऑफ द external auditory canal, and also largely your anterior wall of the external auditory canal is supplied by the trigeminal nerve. All right, then you have got the small part that is supplied by the facial nerve. Now facial nerve is a mixed type of nerve. There is a sensory nerve, there is a motor nerve. मोटर नर्व जो है वो तो आपका मसल्स सप्लाई कर रही है फेस का, जबकि वजह से हमारा फेशियल पाल्सी हो जाता है। लेकिन जो सेंसरी नर्व है, जिसे हम क्या कहते हैं, व्हाट इज द सेंसरी कंपोनेंट ऑफ फेशियल नर्व कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज द नर्व ऑफ रिसबर्ग। इट इज कॉल्ड एज द नर्व ऑफ रिसबर्ग। रिसबर्ग हमने एक देखा था, also there was a cartilage of Risberg in the larynx where we had seen, but this is the nerve of Risberg, which is the sensory and the secretomotor component of the facial nerve, which supplies the आउटर, दैट इज, अगर ये आपका है एंटीरियर, ये है पोस्टीरियर, तो ये पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ टिम्पैनिक नर्व, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ऑलराइट, दैट इज योर फेशियल नर्व। यूजुअली ड्यूरिंग इन केसेस ऑफ अकाउस्टिक न्यूरोमा, जब आपका 8th नर्व और 7th नर्व साथ में जाता है, तो वो 7th नर्व को जब कंप्रेस करता है तो यहीं पे आपका सेंसेशंस भी लॉस हो जाती हैं इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। The rest of the entire external auditory canal is supplied by the auricular branch of the vagus nerve, which also supplies the posterior inferior part of the facial nerve, of the tympanic membrane. All right.
सो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमारा जो ऑल द लैरिंग्स के जो बीमारियां हैं वो ईयर के अंदर में भी रेफर्ड ओटाल्जिया करती हैं, बिकॉज दे आर बोथ सप्लाइड बाय द 10th नर्व। नाउ इसके पीछे जो हमारा मिडल ईयर है, so that middle ear is supplied by the this middle ear is supplied by the by the 9th nerve, all right, that is your glossopharyngeal nerve। और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व हमारी किसको और सप्लाई करती है, फैरिंक्स को, राइट, द सेंसरी सप्लाई ऑफ द फैरिंक्स वाज आल्सो ग्लॉसोफेरेंजियल। सो आपको टॉन्सिलाइटिस हुआ और ईयर एक हुआ, सीए टॉन्सिल, बेस ऑफ टंग पेन हुआ कान के अंदर में, तो रेफर्ड ओटाल्जिया अगर फैरिंक्स में से हो रहा है तो नर्व कौन सी है, 9th। रेफर्ड ओटाल्जिया अगर लैरिंग्स में से हो रहा है तो नर्व कौन सी है, 10th। all right, don't forget this। if you go to my lectures on larynx and pharynx anatomy, in the description you will find notes where I have made it very clear how you get pain। now I am going to leave you with one homework today, that is what is Hitzelberger sign। I'll give you a hint, it is something related to nerve supply, all right। so find out the Hitzelberger sign। now if somebody asks you what common questions that have come in AIIMS and also in other NEET PG, कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं हमारे पिन्ना को, तो उसका एक न्यूमोनिक है गोवा, ठीक है। तो हम गोवा जाते हैं, गोवा में क्या क्या होता है, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, auriculotemporal nerve and auricular branch of the vagus nerve, also called as the Arnold's nerve, all right। so this is your Goa। what is this Goa? what they will do is, instead of giving occipital nerve में हम क्या याद करते हैं, it is the lesser occipital nerve। sometimes in the option they will give you greater occipital nerve, या greater auricular nerve की जगह they will give you lesser auricular nerve। so you remember that this is the mnemonic, all right। Now, just the last slide for today, let us understand the physiology of sound transmission, all right। साउंड आया कहां से, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से। हमने ये चीज बहुत अच्छे से समझ ली थी कि पिन्ना का वैसे कोई रोल नहीं है मैमल्स के अंदर में, बिकॉज वी कैन नॉट मूव द पिन्ना, बट द साउंड इज गेटिंग ट्रांसमिटेड in the external auditory canal, it gets concentrated in the external auditory canal, and by doing so, जब बहुत सारी हवा में साउंड है वो कॉन्सेंट्रेट होती है एक जगह पे, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, and in the external auditory canal we get a gain of nearly 6 decibels। ये गेन मिलता है हमें क्योंकि वो साउंड एकाग्रित हो रही है। so in the external auditory canal you have a sound of nearly 6 decibel का गेन। तो अगर 50 डेसिबल की आ रही है तो वो 56 डेसिबल जितनी बन जाती है। नाउ दिस इज योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑल राइट, दिस इज योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसका सरफेस एरिया हमने कितनी बात करी थी, 90 मिलीमीटर स्क्वायर था, लेकिन इफेक्टिव सरफेस एरिया कितना था, 55 मिलीमीटर स्क्वायर, राइट, रिमेंबर दैट। एंड वेयर हैज द साउंड सपोज टू गो, इट इज सपोज टू गो टू द ओवल विंडो। नाउ ओवल विंडो का जो सरफेस एरिया है वो नियरली 3.2 मिलीमीटर स्क्वायर है। सो 55 वर्सेस 3.2, व्हाट इज द रेशियो, नियरली 17। सो जो सरफेस एरिया का डिफरेंस है बिटवीन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन and the oval window is nearly 17 times। so the gain in the surface area is around 17। this ratio is called as hydraulic ratio, या इजी है याद करने के लिए एरियल रेशियो। एरियल रेशियो मतलब जो सरफेस एरिया की वजह से है। तो 6 डेसिबल तो आया एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में से, 17 आ गया हमारे पास में विथ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वर्सेस द ओवल विंडो का सरफेस एरिया। और हमने एक बात करी थी डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मेलियस वर्सेस द लॉन्ग एक्सिस ऑफ इनकस, व्हिच इज नियरली 1.3 टाइम्स। सो हमारे पास में एक आ गया लीवर, ये हमने बात की थी, ये था लीवर। सो लीवर रेशियो कितना है, 1.3। सो टोटल मिडल ईयर के अंदर आने के बाद में साउंड कितनी बढ़ती है, 17 into 1.3
रफली अगर आप करो तो करीब 22-23 के आसपास का गेन मिल जाता है हमें डेसिबल्स का. All right, so this much middle ear is amplifying the sound. All right, this is called as the transformer action of the middle ear. Transformer action of the middle ear. और हमें कहां से गेन मिल रहा था? हमें गेन मिल रहा था फ्रॉम द कर्व मेम्ब्रेन इफेक्ट. Curve membrane effect. So we are getting three types of gains. One is from the curve membrane, one is from the surface area, and one is from the lever ratio. All right. Have you understood this? This is the gain we are getting from the middle ear. That is called as the transformer action of the middle ear. ये ट्रांसफॉर्मर एक्शन क्यों चाहिए और इससे होगा क्या? होगा ये कि ये है आपका ओवल विंडो और यहां पे है आपका राउंड विंडो. इसके बीच में है हमारी एक ट्यूब जिसे हम कहते हैं कॉक्लिया. ये कॉक्लिया के अंदर जब साउंड जाएगी, यही हमारी साउंड जाएगी थ्रू द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन फॉर जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. इन दोनों के बीच में साउंड का एक गैप होना चाहिए. तो जब साउंड है वो ऑसिकल्स के थ्रू जब जाएगी तो जल्दी पहुंच जाएगी, बजाय जब वो एयर के थ्रू जाएगी. राइट, एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज द फेज डिफरेंशियल. और सारा कहानी, सारा खेल जो है ये फेज डिफरेंशियल का है. जैसे कि आप पूछेंगे कैसे सर बताओ आप. जैसे कि मान लो एक पेशेंट को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो गया, तो क्या होगा भैया? जो साउंड आ रही है वो इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के परफोरेशन से चली जाएगी सीधा ओवल राउंड विंडो को. ऑफ कोर्स साउंड तो यहां से भी जाएगी, लेकिन यहां से जल्दी पहुंच जाएगी. तो क्या होगा? जब दो, मान लीजिए अपने पास में दो, एक बॉल, एक स्पंज है, यहां से मारूंगा यहां से निकलेगा तब तो भैया एक मूवमेंट आएगा. लेकिन अगर दोनों जगह से हिट साथ में होगा तो फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा. चलो एक और अपन सिचुएशन ले लेते हैं इसी बात पे. मान लो कि मिडल ईयर के अंदर में फ्लूइड भरा हुआ है. कौन सी कंडीशन में भरता है? जैसे कि सिक्रीटरी ओटाइटिस मीडिया. what will happen? The sound coming from here will travel quickly from the fluid. Also this fluid will not allow the ossicles to move. Again the sound will hit oval window and round window nearly together, giving rise to hearing loss. तो patient क्या बोलेगा? मुझे deafness हो रही है. चलो इसको भी हटा देते हैं अपन, ये सिचुएशन हटा देते हैं. एक थर्ड सिचुएशन लेते हैं. दैट इज, लेट अस से पेशेंट का जो ये स्टेपीज है ये आपका ब्लॉक हो गया है, मूव नहीं कर रहा. कौन सी बीमारी में? ओटोस्क्लेरोसिस. तो साउंड आ तो रही है, लेकिन जो साउंड है वो यहां पे आके अटक गई, और जबकि यहां से साउंड जल्दी पहुंच गई. तो ये क्या होगा? अगेन फेज डिफरेंशियल इज लॉस. सो ओटोस्क्लेरोसिस के अंदर में क्या कंप्लेन होगी पेशेंट की? अगेन द सेम थिंग, हियरिंग लॉस. Are you getting my point? That there should be a gap between the sound reaching the oval window versus the sound reaching the round window, and that gap is called phase differential, which is extremely important for conduction of sound. We will study a little bit more about this in the next lecture when we talk about the anatomy of cochlea. All right, for today I am leaving you with only one homework, that is, what is Hitzelberger's sign. Read the anatomy. कोई भी doubt आए, please mention in the comment section. We will discuss about it. Thank you.